विधानसभा चुनाव समेत पर्पल की सारी बड़ी अपडेट के साथ आपके सामने मौजूद दोस्तों चलेंगे सबसे पहले सबसे बड़ी बिग ब्रेक न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर हरियाणा के अंदर बीजेपी के पूर्व प्रदेश के अध्यक्ष ने ही भारतीय जनता पार्टी से बगावत कर दी है। दोस्तों बताएंगे खट्टर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई है। इसी के साथ में एक कार्यक्रम के लिए इंडिया गठबंधन के नेता को बुलाने की कोशिश कर रहे थे आज तक वाले। इसके बाद इंडिया गठबंधन की पार्टी के नेत्री ने जोरदार तरीके से मीडिया वालों को सुनाया है। दोस्तों बताएंगे मुसलमानों के विरोध में न्यूज को लेकर ये बड़ी अपडेट है। इसी के साथ में क्या जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी निर्दलियों को लड़ाने की कोशिश कर रही है। दोस्तों बताएंगे किस तरीके का एक पूरा राजनीतिक कार्ड खेला गया है। इसी के साथ में सेबी की चेयरपर्सन के खिलाफ लोकपाल में शिकायत दर्ज करा दी गई है। बताएंगे कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के सांसदों की ओर से कार्रवाई की मांग की जा रही है। दोस्तों इसी के साथ में अपने दम पर 44,000 वोट इकट्ठा करने वाली नेत्री ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है, लेकिन टिकट भी नहीं दिया गया। तो क्या मिलेगा पूरा सपोर्ट, बताएंगे क्या है पूरी अपडेट। दोस्तों इसी के साथ में भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली में स्मृति ईरानी के नाम पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। बताएंगे क्या स्मृति ईरानी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी कर रही है भारतीय जनता पार्टी। इसी के साथ में बुलडोजर के अन्याय को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फिर से गुस्सा फूटा है। दोस्तों बताएंगे कोर्ट ने क्या कुछ कहा है और क्या ममता बनर्जी इस्तीफा देने जा रही है। उनके ऐलान के बाद जबरदस्त तरीके की अटकलें सुनाई दे रही है। एक एक करके चलेंगे सारी बड़ी बिग ब्रेक न्यूज अपडेट की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं दोस्तों की हरियाणा के अंदर अभी तो शुरुआत हुआ है, आने वाले दिनों के अंदर और भी बड़े खेला होने वाले हैं और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को नरेंद्र मोदी के साथ इस तरीके से प्राइवेट मुलाकात नहीं करनी चाहिए। तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों की 90 में से कितनी सीटें कांग्रेस पार्टी, कितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी और कितनी आम आदमी पार्टी को मिलने वाली है और निर्दलीय लोगों को कितनी सीटें मिलेगी। दोस्तों चलते हैं सबसे पहले और सबसे बड़ी बिग ब्रेक न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की मुलाकात और उसके बाद एक साथ पूजा अर्चना करने के मामले को लेकर विपक्ष जबरदस्त तरीके से फायर है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं समेत विपक्ष के नेताओं ने कई सारे सवाल खड़े किए हैं। समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह ने संजय राउत के बयान का समर्थन किया है। दोस्तों संजय राउत ने कहा कि हमारे महाराष्ट्र वाले केस से अलग हो जाए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हमें अब न्याय मिलने पर शक है। आईपी सिंह बोले, कहा न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता पर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। दल विरोध कानून का सत्यानाश कर दिया। 3 वर्ष अवैध बीजेपी की सरकार न्यायपालिका के सहारे चल रही है। आजम खान साहब, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन, उन्हें किस बात की सजा दी गई है, ये सवाल पूछा गया है। 3 वर्ष से तारीख पर तारीख बढ़ती जा रही है। साथ साथ दोस्तों चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हिदायत देते हुए सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कपिल सिब्बल ने भी कहा कि यह उचित नहीं है। उन्होंने सलाह दिया है कि इस तरीके से नरेंद्र मोदी या किसी भी पॉलिटिशियन से अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मुलाकात करते हैं और वीडियो कैमरे से शूट किया जाता है, तस्वीरें सामने आती है, तो इससे गलत परसेप्शन जाता है। कुल मिलाकर दोस्तों राज्यसभा के सांसद हैं और सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन के अध्यक्ष है कपिल सिब्बल, जिन्होंने चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने वाले व्यक्ति को चुनाव हराया था। और अब सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन के अध्यक्ष की ये टिप्पणी कहीं ना कहीं दूरगामी रिजल्ट दे सकती है और हो सकता है आने वाले दिनों के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की ओर से भी कोई क्लैरिफिकेशन, कोई सफाई सामने आ जाए। साथ साथ हरियाणा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी ने अपने बड़े नेता के साथ धोखा कर दिया है। हिसार से लेकर महेंद्रगढ़ तक पार्टी को बड़े नेताओं की बगावत का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष यानी भारतीय जनता पार्टी जिस पर बहुत भरोसा करती थी, एक प्रदेश अध्यक्ष भी बना दिया था और मंत्री भी बनाए गए थे रामविलास शर्मा, उनका टिकट काट दिया गया है। दोस्तों इसके पीछे बड़ा कारण यह है कि मनोहर लाल खट्टर के साथ इनका 36 का आंकड़ा है। सोशल मीडिया पर एक और पुराना वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जब नामांकन दाखिल करवाया था 19 के विधानसभा चुनाव में रणदीप सिंह सुरजेवाला का, तब उन्होंने बयान देते हुए यानी रामविलास शर्मा ने बयान देते हुए कहा था कि आपका कांटा निकल गया, यानी रणदीप सुरजेवाला की हार की ओर संकेत करते हुए उन्होंने यह बयान दिया था। हालांकि बाद में पलटवार करते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी कहा था कि आपका कांटा निकलना बाकी है, एक बार खट्टर हार जाए आपका भी कांटा निकल जाएगा। यानी दोस्तों रामविलास शर्मा और खट्टर के बीच में 36 का आंकड़ा है, ये पूरे हरियाणा को पता है। अब बीजेपी की ओर से अपने पुराने प्रदेश अध्यक्ष को भी टिकट नहीं दिया गया, तो अब जोरदार विरोध करते हुए उन्होंने नामांकन दाखिल कर दिया। इस दौरान दक्षिण हरियाणा के कई सीनियर नेता मौजूद रहे। राव इंद्रजीत समेत पूर्व मंत्री ओम प्रकाश यादव और अटेली के विधायक सीताराम यादव नामांकन के दौरान पहुंचे थे। दोस्तों कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के लोग भी खुलकर अपने नेताओं के साथ में आकर खड़े हैं, जो विरोध कर रहा है, जो निर्दलीय मैदान में उतरा हुआ है। आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा, क्योंकि केंद्रीय मंत्री एक ऐसे नेता के साथ मजबूती से खड़े दिखाई दे रहे हैं जिसको बीजेपी ने टिकट ही नहीं दिया था और उन्होंने नामांकन दाखिल कर लिया है। आप लोग की जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। अगर आप भी मानते हैं कि मनोहर लाल खट्टर के द्वारा जो टिकटों का ऐलान किया जा रहा है, इससे भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से राज्य में ऐतिहासिक हार की तरफ बढ़ रही है, तो अपनी राय जो लिखकर बताएगा। रामविलास शर्मा के सामने कार्यकर्ताओं ने बीजेपी और खट्टर मुर्दाबाद के नारे लगाए। दोस्तों अपने कार्यकर्ताओं के सामने भावुक हो गए रामविलास शर्मा। हरियाणा के अंदर नामांकन की अंतिम तारीख बीते दिन थी दोस्तों, जो पार हो चुकी है और इसके बाद चुनावी कैंपेन शुरू किया जाएगा। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने 40 नेताओं के नाम की लिस्ट जारी कर दी है, जो चुनाव प्रचार करेंगे हरियाणा के अंदर। इसमें नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, मोहन लाल बडौली को जिम्मेदारी दी गई है। जो प्रदेश अध्यक्ष मनोहर लाल खट्टर, शिवराज सिंह चौहान, धर्मेंद्र प्रधान प्रचार करेंगे। योगी आदित्यनाथ, सतीश पूनिया जो चुनाव की जिम्मेदारी संभाल रहे थे, उनको भी स्टार कैंपेनर बनाया गया है। सुरेंद्र सिंह नागर के साथ साथ अर्जुन राम मेघवाल, हरदीप पुरी को भी जिम्मेदारी दी गई है। सुधा यादव को भी प्रचार में लगाया जाएगा, उनको भी स्टार प्रचारक के तौर पर नियुक्त किया गया है। राव इंद्रजीत सिंह जो रामविलास शर्मा का समर्थन कर रहे थे, उनको भी कैंपेन में
लगाया गया है। बड़ी बात यह है दोस्तों और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि नवीन जिंदल को बीजेपी की ओर से स्टार प्रचारक बनाया गया है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद नवीन जिंदल की मां सावित्री जिंदल हिसार से बीजेपी के प्रत्याशी कमल गुप्ता के खिलाफ निर्दलीय मैदान में उतरी हुई है। तो सवाल यह है कि क्या नवीन जिंदल भारतीय जनता पार्टी के सांसद अपनी मां के खिलाफ चुनाव प्रचार करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक है तो फिर उन्हें बीजेपी के कैंडिडेट कमल गुप्ता को समर्थन करना पड़ेगा। और कमल गुप्ता के सामने निर्दलीय चुनाव लड़ रही है सावित्री जिंदल, जो नवीन जिंदल की मां है। दोस्तों आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। इसी के साथ में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उचाना से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी विजेंद्र सिंह के समर्थन में एक सभा को संबोधित किया है। दोस्तों इस सीट से भारतीय जनता पार्टी ने जहां पर एक और देवेंद्र अत्री को मैदान में उतारा है, तो जननायक जनता पार्टी के नेता दुष्यंत चौटाला चुनाव लड़ रहे हैं और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के पूर्व सांसद और वीरेंद्र सिंह के बेटे विजेंद्र सिंह भी मैदान में उतरे हुए। दोस्तों सबसे ज्यादा दिलचस्प मुकाबला इसी सीट पर देखने को मिलेगा, क्योंकि सारे दिग्गज नेता मैदान में उतरे हुए हैं। आम आदमी पार्टी ने पवन फौजी को मैदान में उतारा है। आपको क्या लगता है दोस्तों कि कौन सा कैंडिडेट सबसे ज्यादा मजबूत रहेगा इस सीट पर? साथ साथ महबूबा मुफ्ती की बेटी जो अब पीडीपी के नेतृत्व को संभाल रही है, इल्तिजा मुफ्ती, उनका एक शो होने वाला था, यानी मीडिया की ओर से एक शो का आयोजन किया गया था पंचायत नाम से। आज तक पर राहुल कंवल ये इंटरव्यू कर रहे थे। इस दौरान राहुल कंवल से बोलती हैं इल्तिजा मुफ्ती की मैंने 10 बार सोचा आपके कार्यक्रम में आने से पहले, क्योंकि आप लोग मुसलमानों को लेकर नफरत फैलाने का काम करते हैं। आपको बता दें कि इल्तिजा मुफ्ती ने खुलकर इंडिया टुडे के मंच से स्पष्ट तौर पर कलीपुरी के सामने यानी मालिक के सामने ही, आज तक के मालिक के सामने स्पष्ट कर दिया कि आप लोग मुसलमानों को लेकर नफरत फैलाने का काम करते हैं और इसीलिए 10 बार हमको सोचना पड़ा इस कार्यक्रम में आने के लिए। कुल मिलाकर दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि एकदम सही बयान दिया गया है, इसी तरीके से फटकार लगनी चाहिए, ताकि 4 जून के रिजल्ट आने के बाद से जो 1 महीने में मीडिया ने निष्पक्ष होकर काम किया था, उसी तरीके से 360 दिन काम करते रहे। आपकी जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और ऐसे में दोस्तों एक जो थ्योरी चल रही है उसके अनुसार जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी निर्दलीय और अन्य नई पार्टियों के सहारे चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है। दोस्तों यही बड़ा कारण है कि भारतीय जनता पार्टी पर आरोप है कि जमात इस्लामी के कई सारे कैंडिडेट बीजेपी के इशारे पर मैदान में उतरे हुए हैं। आपको बता दें कि कई सारे संगठन के लोग जो इससे पहले इलेक्शन का बॉयकॉट किया करते थे, अब चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। दोस्तों जमात इस्लामी ने कई सारे कैंडिडेट खुद के खड़े किए हैं और जहां जहां जमात इस्लामी के उम्मीदवार प्रचार प्रसार कर रहे हैं वहां पर उनको समर्थन भी काफी ज्यादा मिल रहा है। तो कहा जा सकता है कि एनसी कांग्रेस और पीडीपी के बीच में मुकाबला नहीं है इस बार। कश्मीर के अंदर खासकर अलग अलग तरीके की पॉलिटिकल पार्टियां और अलग अलग उम्मीदवारों के आधार पर कई कॉर्नर कॉन्टेस्ट हो रहे हैं, यानी मल्टी कॉर्नर कॉन्टेस्ट कहा जा सकता है। आपकी जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ सेबी की चीफ माधवी पुरी के खिलाफ लोकपाल के अंदर शिकायत दर्ज कराई गई है। महुआ मोइत्रा जो टीएमसी की सांसद है, उन्होंने बताया है कि 9.5 करोड़ भारतीय 10,000 फॉरेन फंड के लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं स्टॉक मार्केट में और सेबी के रेगुलेट्स मार्केट कैपिटल $6 ट्रिलियन के आसपास में है और यह भारत की सुरक्षा के साथ साथ भारत के मार्केट की सुरक्षा के लिए जरूरी है कि पूरे मामले पर कार्रवाई की जानी चाहिए, जांच किया जाना चाहिए कि माधवी पुरी पर जो गंभीर आरोप लगे हैं क्या ये सच है। आपकी जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ दीपेंद्र हुड्डा बोले, कहा कई लोग जो पार्टी छोड़कर गए उनको भी इस चुनाव में दिखा दी जाएगी उनकी जमीन। कुल मिलाकर दोस्तों साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी में जाने वाले नेताओं को चेतावनी दी है दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने। साथ साथ जुलाना के असेंबली सीट को लेकर भी अब क्लियर हो गया है कि कौन कौन मैदान में उतरेगा। दोस्तों जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार कांग्रेस पार्टी की ओर से विनेश फोगाट को मैदान में उतारा गया है जो कुश्ती करती है, पहलवान है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से योगेश बैरंगी को मैदान में उतारा गया है जो प्रोफेशनल पायलट है। आम आदमी पार्टी ने कविता दलाल को मैदान में उतारा है जो WWE की रेसलर है और जननायक जनता पार्टी ने अमरजीत ढांडा को चुनाव लड़वाया है जो यहाँ पर अभी करंट MLA है, यानी हो सकता है कि दिलचस्प मुकाबला देखने को मिले। दोस्तों वैसे भी 2 जनों की फाइट होगी, कांग्रेस पार्टी की ओर से विनेश फोगाट और जननायक जनता पार्टी के अमरजीत ढांडा, क्योंकि वर्तमान MLA है। दोस्तों साथ साथ हरियाणा कांग्रेस ने 5 और नए कैंडिडेटों की घोषणा बीते दिन की थी। इसमें अंबाला कैंट से परिमल पारी को मैदान में उतारा गया था दोस्तों, लेकिन जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात थी वो ये कि चित्रा सरवारा जो आम आदमी पार्टी छोड़कर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर गई थी, उम्मीद की जाती कि उनको टिकट दिया जाएगा। पिछली बार उन्होंने अपने दम पर 44,000 वोट इकट्ठा कर लिए थे एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। इसके बावजूद कांग्रेस पार्टी की ओर से उनको टिकट नहीं दिया गया है और उनकी ओर से भी बगावत वाली कोई बात नहीं कही गई। तो ऐसा लग रहा है कि अब वो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में खड़ी दिखाई देंगी और आने वाले दिनों के अंदर जीत सुनिश्चित करने के लिए अपने वोटों को कांग्रेस पार्टी में ट्रांसफर करने की कोशिश करेंगी। दोस्तों जो भी जानकारी से जुड़ी आती रहेगी आप लगातार पहुंचाएंगे और वैसे भी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने के बाद कुछ ना कुछ बड़ी जिम्मेदारी इनको भी दी जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। साथ साथ चांदनी चौक में स्थानीय सांसद प्रवीण खंडेलवाल के साथ सदस्यता कार्यक्रम में शामिल हुई ईरानी ने जमीनी स्तर पर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने पर जोर दिया है और बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात कर रही है। अमेठी की पूर्व सांसद और भारतीय जनता पार्टी की नेत्री स्मृति ईरानी जो राहुल गांधी को चैलेंज कर रही थी अमेठी के अंदर, लेकिन हार का सामना करना पड़ा तो वापस अब दिल्ली की राजनीति में सक्रिय हो गई है और इसमें हिस्सा ले रही है। वे पार्टी के सदस्यता अभियान से जुड़े कार्यक्रम में लगातार दिखाई दे रही है, कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने की कोशिश कर रही है दोस्तों। लेकिन मीडिया में जो रिपोर्ट चल रही है उसके अनुसार स्थानीय राजनीति में उनकी संभावित भूमिका को लेकर तमाम अटकलें लगने लगी है। ये दावा किया जाने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी शायद स्मृति ईरानी को एक मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाकर दिल्ली के अंदर प्रोजेक्ट कर सकती है। दोस्तों दक्षिण दिल्ली के अंदर एक घर भी खरीदा है स्मृति ईरानी ने जो शहर इकाई की गतिविधियों
चुनावों में उनके आगे की भागीदारी की ओर संकेत देता है। उन्होंने पहला लोकसभा का चुनाव 2004 में दिल्ली के चांदनी चौक से लड़ा था, यानी भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल के सामने स्मृति ईरानी को चुनावी मैदान में उतार सकते हैं और उन्हें लगता है कि ऐसे ही लोग जाकर वोट डाल आएंगे। लेकिन दोस्तों, पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने जब किरण बेदी को अचानक से मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया था, तो उसके बाद लोगों ने एक तरफा आम आदमी पार्टी के पक्ष में वोट दे दिया था, यानी भारतीय जनता पार्टी की जो 6-7 सीटें आने वाली थी वो भी घटकर 3 सीट मात्र रह गई थी। और इसीलिए अब स्मृति ईरानी को अगर आगे करके भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, तो साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी को आने वाले दिनों में दिल्ली की सत्ता मिलना तो दूर की बात, भारतीय जनता पार्टी के बच्चे कुछ कार्यकर्ता भी छोड़कर निकल लेंगे। साथ साथ महाविकास आघाड़ी गठबंधन विधानसभा चुनाव में 180 से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज करेगी। कांग्रेस पार्टी के नेता बाला साहब थोराट की ओर से बड़ा दावा सामने आया है। दोस्तों, के साथ में ममता बनर्जी ने लगभग 1.5 घंटे तक इंतजार किया डॉक्टरों का उनके साथ बातचीत करने के लिए, लेकिन एक भी डॉक्टर आया नहीं। आपको बता दें कि डॉक्टरों ने कहा था कि वो चाहते हैं कि मीटिंग का लाइव प्रसारण होना चाहिए, लेकिन ममता सरकार ने मंजूरी नहीं दी। इसके बाद डॉक्टरों ने मीटिंग में नहीं आने का फैसला लिया है। दोस्तों, मंच तैयार किया गया था, मुख्यमंत्री मौजूद थी, उनके साथ में चीफ सेक्रेटरी भी थी, इसके बावजूद कोई बैठक नहीं हो पाई। साथ साथ कांग्रेस पार्टी के सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने बनिहाल में कांग्रेस के प्रत्याशी विकार रसूल वानी के लिए रोड शो किया है। इस दौरान भारी संख्या में लोगों का समर्थन दिखाई दे रहा है। दोस्तों, लोगों में काफी उत्साह है। साथ साथ कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी चौधरी लाल सिंह ने बसौली में जनसभा को संबोधित किया है, उनके जीतने की काफी संभावनाएं। साथ साथ बुलडोजर वाले अन्याय को लेकर सुप्रीम कोर्ट के जजों की ओर से एक बड़ी टिप्पणी सामने आई है। दोस्तों, आपको बता दें कि कोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा है कि किसी शख्स के किसी केस में महज आरोपी होने के चलते उनके घर पर बुलडोजर नहीं चलाया जा सकता। आरोपी का आरोप सही है या गलत है, ये तय कोर्ट करेगा। कोर्ट के मुताबिक सजा मिलेगी। कानून के शासन वाले इस देश में एक शख्स के गलती की सजा उनके परिजनों के खिलाफ कार्रवाई करके या उसके घर को ढाकर नहीं किया जा सकता। कुल मिलाकर दोस्तों, कोर्ट के द्वारा जो ऑब्जर्वेशन दिया गया था उसकी हार्ड कॉपी सामने आने के बाद लोगों ने सोशल मीडिया पर शेयर भी किया है कि कोर्ट ने एग्जैक्टली क्या कहा है। साथ साथ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी काफी देर इंतजार करती रही, लेकिन मिलने कोई नहीं आया, तो उन्होंने कहा कि वो मेरी कुर्सी चाहते हैं तो मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं, मुझे सत्ता की भूख नहीं है। ममता बनर्जी ने आगे कहा कि बंगाल की जनता इंतजार कर रही थी, आज कम से कम इसका समाधान निकल जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि मैं उनसे माफी मांगना चाहती हूँ, हम डॉक्टर को ड्यूटी पर वापस नहीं ला सके। मैंने 2 घंटे तक उनका इंतजार किया, लेकिन कोई मिलने के लिए नहीं आया। साथ साथ दोस्तों, दिल्ली की एमसीडी की बैठक 26 तारीख को बुलाई गई है, 26 सितंबर को, और इसका मेन एजेंडा ये होगा कि स्टैंडिंग कमेटी को लेकर जो एक सीट खाली हुई है भारतीय जनता पार्टी के सांसद कमलजीत सहरावत की, उसको भरा जाए। इसके लिए नॉमिनेशन की प्रक्रिया 19 तारीख को शुरू होने वाली है। दोस्तों, यहाँ पर भी आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच मुकाबला देखने को मिल सकता है। साथ साथ मणिपुर में लगातार प्रदर्शन जारी है दोस्तों, लेकिन इंटरनेट सेवाएं बंद होने के बाद शायद तस्वीरें सामने नहीं आ रही होंगी। इस पर कांग्रेस पार्टी के नेता लालजी देसाई बोले, कहा मणिपुर में हिंसक घटनाएं हो रही है, लोग मारे जा रहे हैं, स्थानीय जनता शांति की गुहार लगा रही है। मोदी जी, अमित शाह जी, उनकी सरकार और बीजेपी का सारा तंत्र बेसुध बेखबर हो रहा है, जैसे किसी को कोई परवाह ही नहीं है। ऐसा लगता है कि बीजेपी के लिए मानो मणिपुर देश का हिस्सा ही नहीं है। ससुर कांग्रेस पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा बोले, कहा भारतीय जनता पार्टी सत्ताधारी दल के लोग राहुल गांधी की हत्या करने की धमकी दे रहे हैं, मोदी और अमित शाह इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे और उनको माफी मांगना चाहिए। दरअसल दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से माफी मांगी जा रही है। या तो भारतीय जनता पार्टी के नेता को पार्टी से बाहर किया गया होता तो लोगों को लगता कि शायद कोई कार्रवाई की गई है, लेकिन अब तक कोई ऐसी कार्रवाई की जानकारी सामने नहीं आ रही, बल्कि कांग्रेस पार्टी ने ही पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और उम्मीद है कि उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, आपकी जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ 2 अक्टूबर को जन स्वराज पार्टी का गठन होने जा रहा है, जैसा कि प्रशांत किशोर दावा कर रहे हैं। अब उनकी ओर से, उनकी पार्टी की ओर से सूचना जारी करते हुए जन स्वराज कार्यक्रम समिति का गठन किया गया है, जिनका काम होगा पार्टी बनाने के औपचारिक काम को करने का। ऐसे में पश्चिम चंपारण में अफाक अहमद को जिम्मेदारी दी गई है, ऐसा ही पूर्वी चंपारण में मुन्ना सिंह, अशोक सिंह को सारण की जिम्मेदारी, और ऐसे डिटेल में सारी अपडेट दी गई है दोस्तों कि कौन से जिले की जिम्मेदारी किसको दी गई है। सवाल यह है कि क्या जन स्वराज पार्टी का गठन ऑनलाइन एजेंडा बीजेपी को बिहार का शासन देना है क्या? इसका जवाब तो आज तक आया नहीं प्रशांत किशोर की ओर से, लेकिन वो पार्टी गठन की बातें जरूर जोर जोर से कर रहे हैं। साथ साथ दोस्तों, दीपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के अगले मुख्यमंत्री होंगे, इसकी संभावनाएं सबसे ज्यादा है। ऐसा इसलिए क्योंकि तमाम सर्वे के अंदर दीपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए जबरदस्त तरीके का लोगों में एक उत्साह देखने को मिल रहा है। दोस्तों, 42% लोग दीपेंद्र हुड्डा को अगला मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। एक सर्वे कराया गया, इसमें पूछा गया कि आपका सबसे फेवरेट मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन है, तो दीपेंद्र हुड्डा को 42% लोग समर्थन में खड़े दिखाई दे रहे हैं। नायब सिंह सैनी को 14% लोगों का समर्थन है, कुमारी सैलजा को 9%, मनोहर खट्टर को 6%, यानी 3 गुना ज्यादा समर्थन है दीपेंद्र हुड्डा के पास ऐसे मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर। अगर आप भी मानते हैं कि युवा चेहरा अब हरियाणा में होना चाहिए, युवा नेतृत्व के साथ अब हरियाणा को आगे बढ़ना चाहिए, तो अपनी राय जरूर बताएगा। साथ साथ मौलाना महमूद मदनी के इंटरव्यू का एक अधूरा वीडियो भ्रामक तौर पर शेयर किया जा रहा है। दोस्तों, इसमें दावा किया जा रहा है कि वो कहते हैं कि देवबंदी विचारधारा और तालिबानी विचारधारा में कोई अंतर नहीं है, यानी भारत में जो देवबंद स्कूल ऑफ थॉट है वो और तालिबान की विचारधारा में कोई अंतर नहीं है, ऐसा वीडियो में सुनाई दे रहा है कि मौलाना महमूद मदनी बोल रहे हैं। हालांकि वीडियो क्लिप का गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों, पूरे मामले पर जब फैक्ट चेक किया गया तो पता चला कि इंडिया टुडे के यूट्यूब चैनल पर यह पूरी रिपोर्ट है। 27 सितंबर 2021 की इस रिपोर्ट में मौलाना महमूद मदनी का वीडियो का इंटरव्यू है। इसमें 9 मिनट 8 सेकंड पर वायरल वीडियो वाला
हिस्सा है। राहुल कंवल बताते हैं कि एक बार उनकी मुलाकात आरिफ मोहम्मद खान से हुई थी। उस दौरान उन्होंने आरोप लगाया था कि आप जो कह रहे हैं वो सच नहीं है। उनका कहना है कि देवबंद की जो असल सोच है वही सोच तालिबान की है। इस पर जवाब देते हुए उन्होंने स्पष्ट तौर पर 18 मिनट 25 सेकंड पर कह दिया कि देवबंद को तालिबानी सोच वाला मानने से साफ इंकार करते हैं। कुल मिलाकर दोस्तों पूरे इंटरव्यू का छोटा आधा सा क्लिप कहीं का शेयर करते हुए पूरे मामले को अलग तरीके से दिखाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे कई तरीके के फेक दावे आजकल सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे हैं। साथ साथ प्रेस के सवालों से अखिलेश यादव गेट फांद कर भाग गए। सोशल मीडिया पर इस तरीके का भी दावा वायरल कराया जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद के नेता साध्वी प्राची ने 18 सेकंड की वीडियो क्लिप शेयर करते हुए दावा किया है कि पत्रकारों ने अखिलेश यादव से सवाल पूछा तो वो गेट कूद कर फांग गए हैं। इस पूरे मामले पर दोस्तों जब पता चला कि ये वीडियो पुराना है तो इसके बाद कई सारे दक्षिणपंथी संगठन के लोग वीडियो को डिलीट करके भाग रहे हैं। आपको बता दें कि JPNIC में एक कार्यक्रम होने वाला था। जयप्रकाश नारायण को लेकर एक संस्थान है जहां पर कार्यक्रम होने वाला था, लेकिन कार्यक्रम की इजाजत नहीं दी गई। तो इसके बाद अखिलेश यादव गेट कूदकर कार्यक्रम में शामिल होने के लिए चले गए थे। सोशल मीडिया पर उस समय अखिलेश यादव की जमकर तारीफ हुई थी दोस्तों, लेकिन अब इस मामले को अलग तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, अलग तरीके से रिप्रेजेंट करने की कोशिश की जा रही है दोस्तों। और बड़े बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से फैलाया जा रहा है, जिनका काम ही ऐसा लगता है कि केवल विपक्ष के लोगों को और मुस्लिमों को बदनाम करने का है। साध्वी प्राची जिसके अच्छे खासे फॉलोवर है, उनके द्वारा भी इस तरीके की चीजें शेयर की जा रही है दोस्तों। और इससे पहले ट्विटर के द्वारा कई सारे ऐसे हैंडल को डिलीट कर दिया गया था, तो फिर जोर जोर से हर जगह हल्ला मचाया जा रहा था। साथ साथ हर्ष राय जो अपने आप को मोदी का परिवार बताते हैं, उसकी ओर से सीताराम येचुरी की मृत्यु के मामले को लेकर ट्वीट करते हुए अब शब्दों का इस्तेमाल किया गया है दोस्तों। यानी आप समझ सकते हैं जो अपने आप को मोदी का परिवार बता रहा है, इस तरीके के शब्दावली का इस्तेमाल करते हुए दिवंगत आत्मा को लेकर कहीं ना कहीं जहर उगलने की कोशिश कर रहा है। साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता तरविंदर सिंह मरवाह के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने FIR दर्ज कराई है दोस्तों। देखते हैं पुलिस क्या कार्रवाई करती है। और पंजाब कांग्रेस के नेताओं की ओर से भी राहुल गांधी के खिलाफ की गई टिप्पणी का जोरदार विरोध किया गया है। साथ साथ IIT गुवाहाटी में छात्र की मौत के मामले को लेकर पिता ने बताया कि आखिर जिस तरीके से जांच की गई है वो काफी सवालों के घेरे में है। उन्होंने कहा कि अचानक ऐसा क्या हो गया, उसने इस तरह का कदम उठा लिया। उसके एक दोस्त ने बताया था कि सुबह उन लोगों के साथ उसने नाश्ता किया था, लेकिन फिर दोपहर और शाम को उसने खाना नहीं खाया। परिवार वालों के मुताबिक उन लोगों को बताया था कि अटेंडेंस कम होने की वजह से उसके एक पेपर में बैक लग गया था। कुल मिलाकर दोस्तों ये मामला काफी गंभीर है। अगर आप भी मानते हैं कि पूरे मामले की सही से जांच होनी चाहिए, क्योंकि IIT एक प्रीमियम इंस्टीट्यूट है, उसमें अगर इस तरीके की चीजें सामने आएगी तो कहीं ना कहीं भारत के एजुकेशन इंस्टीट्यूट पर भी कई सारे गंभीर सवाल खड़े होंगे दोस्तों। आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा, और इसके पीछे आप किसे दोस्ती समझते हैं लिखिएगा जरूर। साथ साथ RG घोटाले के सिलसिले में अब TMC के एक विधायक के घर पर भी CBI ने छापेमारी की है दोस्तों। कोलकाता में सरकारी RG मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में वित्तीय अनियमितताओं की जांच कर रही केंद्रीय जांच ब्यूरो ने हुगली जिले के सेरामपुर विधानसभा से 4 बार तृणमूल कांग्रेस के विधायक सुदीप्तो रॉय के घर पर जाकर छापेमारी की है दोस्तों। ऐसा लग रहा है कि पूरा मामला अब रेप और हत्याकांड से सीधा भ्रष्टाचार पर आ गया है, जहां पर नेताओं के घर पर छापे पड़ रहे हैं। लेकिन सवाल घूम फिर कर यही है कि CBI ने केस को अपने हाथ में लिया है तो न्याय कब तक होगा, क्योंकि विपक्ष अब सवाल भारतीय जनता पार्टी से पूछ रहा है दोस्तों। पहले तो पश्चिम बंगाल सरकार के अधीन था जांच, तो प्रोटेस्ट किए जा रहे थे, लेकिन अब क्योंकि CBI के अंतर्गत ये पूरा मामला पहुंच गया है तो CBI को जवाब देना चाहिए कि वो कब तक न्याय सुनिश्चित करेंगे। साथ साथ दोस्तों इंजीनियर राशिद जिन्होंने उमर अब्दुल्ला को चुनाव में जबरदस्त शिकस्त दी थी, मीडिया इंटरव्यू में कहते हैं कि उस दिन मुझे उमर अब्दुल्ला पर बहुत दया आई जिस दिन वो अपनी टोपी निकालकर लोगों से वोट की अपील कर रहे थे। उमर अब्दुल्ला को लोकसभा के चुनाव में बड़े अंतर से शिकस्त देने वाले इंजीनियर राशिद इस बार फिर से मैदान में उतरे हुए हैं। असेंबली सीट पर उनको जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। बारामूला सीट से सांसद बनकर आए थे, बड़े अंतर से चुनाव जीता था उन्होंने। साथ साथ अजित पवार गुट के मंत्री की बेटी शरद पवार की पार्टी में शामिल हो गए हैं। धर्मराव आत्राम की बेटी भाग्यश्री आत्राम शरद पवार की पार्टी में शामिल हुए हैं। पिता के सामने उनको चुनाव लड़वाया जा सकता है। इसी के साथ में दोस्तों भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का आंकड़ा हरियाणा को लेकर एक दावे में बताया जा रहा है कि बीजेपी 35 सीटों का टारगेट कर रही है। उसे लगता है कि 7 से 10 निर्दलीय एक बार फिर से चुनाव जीतकर आएंगे और जननायक जनता पार्टी इनेलो दोनों मिलकर 3 से 5 सीटें जीतने की स्थिति में है। अन्य को 1 से 2 सीटें मिल सकती है जो अन्य पार्टी के लोग हैं। सरकार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी बहुमत के आंकड़े को टारगेट नहीं कर रही है, बल्कि कोशिश कर रही है कि कांग्रेस पार्टी को जैसे तैसे 30 के आंकड़े से नीचे लेकर आया जाए। इसके लिए निर्दलीयों को भी प्रमोट किया जा रहा है। जननायक जनता पार्टी और ASP का गठबंधन बनवाया गया है और इनेलो और BSP का गठबंधन बनवाया गया है। क्या आप मानते हैं दोस्तों इस तरीके की थ्योरी के बारे में कि बीजेपी निर्दलीयों को मैदान में लाकर हरियाणा के चुनाव को पलटने की कोशिश कर रही है? हालांकि कांग्रेस पार्टी के पक्ष में एक तरफा माहौल चल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये सारी थ्योरियां फेल होने वाली है। आपकी जो भी राय हो लिखकर जरूर जाएगा। साथ साथ तेजस्वी यादव अब दरभंगा पहुंचे हैं अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने के लिए। इससे पहले समस्तीपुर में उनके कई सारे कार्यक्रम हुए थे। सारे नेताओं को एकजुट करने का उन्होंने फैसला लिया है दोस्तों, इसीलिए सभी के घर जा जाकर उनसे मुलाकात कर रहे हैं, एकजुटता दिखाने का प्रयास कर रहे हैं और आने वाले उनके कार्यक्रमों को लेकर एक रोड मैप तैयार किया जा रहा है। आपकी क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। साथ साथ योगी आदित्यनाथ के राज में हेलीकॉप्टर तक चोरी हो जाता है। मेरठ में हेलीकॉप्टर लूट ली गई, ट्रक में लादकर हेलीकॉप्टर लेकर चले गए। इस तरीके का एक न्यूज शेयर करते हुए IP सिंह की ओर से दावा किया गया। हालांकि न्यूज की पुष्टि नहीं है दोस्तों, लेकिन अगर ये मामला वाकई सच है तो काफी गंभीर मामला है और एक तरीके से हास्यास्पद भी है। सासा हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय
ठाकरे ने प्रदेश विधानसभा को भंग कर दिया है। राज्य की भारतीय जनता पार्टी सरकार की सिफारिश पर गवर्नर ने इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। दोस्तों नोटिफिकेशन में भारत के संविधान को कोट करते हुए निर्णय लिया गया है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या राज्यपाल को पहले ये नहीं डिसाइड करना चाहिए था कि जो सरकार ये अनुशंसा कर रही है, जो रिपोर्ट भेजा जा रहा है, क्या वो सरकार वाकई मेजोरिटी में है? क्योंकि सवाल तो खड़े हो रहे हैं मेजोरिटी के ऊपर। जो भी आपकी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपको चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी तक इन्फॉर्मेशन लगातार पहुंचती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।